My dear student, very good morning. I am Rituraj Singh, your physics teacher. आज मैं आप लोगों का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्लास 9 का टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने फिर से काफ़ी दिनों बाद। जैसा कि आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे कि उस लेक्चर में मैंने आपको मोशन और मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स और कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग को बताया था। आज मैं आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो आपके क्लास 9 में फिजिक्स में पढ़ना है वो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। आज मैं आपको उसमें से सबसे पहले मैं आपको टॉपिक से कुछ बता दूं जो आपके कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि आपका पहला टॉपिक है फोर्स। कि फोर्स क्या है, आप लोग बहुत क्लास 6 से भी पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स क्या है। फिर मोशन विदाउट फोर्स, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड देन न्यूमेरिकल्स। दैट मीन्स आप लोग को ये इतने टॉपिक्स इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं जो आपके कुछ प्रकार हैं। फोर्स विदाउट फोर्स, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें से आप लोग जो टॉपिक्स है, जैसा कि फोर्स आपका पहला टॉपिक है, ये आप लोग प्रीवियस क्लास 8 में भी पढ़े हैं कि अपुश फोर्स के बारे में आप लोग पहले भी काफी दिनों से पढ़े हैं और फोर्स क्या होता है आप लोग में से बहुत लोग यह जानते हैं। तो आइए हम फोर्स को सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स क्या है। ठीक है, तो फोर्स तो वैसे आप लोग जान रहे हैं कि सपोज दैट अगर कोई बॉडी है आपका किसी पोजीशन में है, पोजीशन इन द सेंस अगर कहीं पे रखा हुआ है, दैट मीन्स उसमें ना ही कोई मूवमेंट है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब मूवमेंट नहीं हो रहा है बॉडी में, तो दैट मीन्स हम क्या समझेंगे कि वहां पे क्या है, वो ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पोजीशन में है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम उसमें मूवमेंट लाते हैं तो दैट मीन्स उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम एफर्ट लगाते हैं, उस ऑब्जेक्ट में हम एफर्ट लगाते हैं। तो एफर्ट दैट मीन्स हम फोर्स लगाते हैं, क्योंकि विदाउट फोर्स कोई भी बॉडी आपका किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्स एक ऐसा हमारा क्वांटिटी है। ठीक है, एक्चुअली फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी आता है, ये मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स हमारा एक डायरेक्शन में, कि फोर्स हम जिस डायरेक्शन में लगाते हैं हमारा ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने फोर्स का डिफिनेशन जो पढ़ा था, वो आपका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार था कि अ पुल एंड अ पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी किसी बॉडी को अगर हम पुश या पुल करेंगे, दैट मीन्स वह हमारा क्या लगाएगा, उस ऑब्जेक्ट में हम क्या किए हैं, फोर्स किए हैं। लेकिन क्लास 9 में है और आपका जो क्लास 11 का कुछ रिलेशन यहाँ पे हम मिला के बोलेंगे। ठीक है, कि फोर्स आप इस तरीके से बोल सकते हो कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच में मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी और change the speed of a moving body or change the direction of a moving body or change the shape and size of a body। ठीक है, इस तरीके से हम आपका फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम, जैसा कि आप लोग डिफिनेशन से समझ गए होंगे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी फोर्स अपना क्या क्या इफेक्ट दे सकता है, जिसमें कि आपका पहला इफेक्ट है कि फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। जैसे कि आप यहाँ पर ही मैं आपको दिखा दूं एग्जांपल्स में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। तो आप ये फर्स्ट नंबर जो एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल्स को देख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि एक कार है एक पर्सन जो है कार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ना कि पुल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है एक। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट में हम ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, अगर ये मेरा फोर्स का एफ है,
ठीक है, एफ है। तो अगर हम ऐसा डायरेक्शन दे रहे हैं, डेट मीन्स हम इस ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ओके, लेकिन जब हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स रहे, ये या कुछ ऐसा रहे, ये, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला एक इफेक्ट ऑफ फोर्स में पहला है कि फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, जिसमें कि आपका एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि ये कार है, एक पर्सन जो है कार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। दैट मीन्स मेरा कार कैसा पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसको क्या कर रहा है, मूवमेंट में ला रहा है। जैसे कि आप बहुत जगह देखते हो कि कोई भी कार या बड़ी गाड़ी को अगर हम लोग धक्का देते हैं तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, अगर वो रेस्ट में है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। यानी उसमें क्या आएगा, जब पुश करेंगे तो उसमें क्या हम दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं। दैट मीन्स उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। यानी जो हमारा बॉडी रेस्ट पोजीशन में है उसमें मूवमेंट होगा। ठीक है, सेकंड है कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जैसे कि फोर्स क्या है कि मेरा मूविंग बॉडी को स्टॉप करे। जैसे कि हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल्स देख सकते हैं कि एक बॉल है, ठीक है, तो आपका जो गोलकीपर है, फुटबॉल का जो गोलकीपर है, ये आपको पिक्चर से नजर आ रहा होगा कि ये फुटबॉल का ही पिक्चर है। ठीक है, तो गोलकीपर जो है बॉल को क्या करता है, रोकता है। तो जैसे कि अदर प्लेयर गोल पोस्ट पे जब गोल करता है तो वह किक करता है बॉल को, तो क्या है, बॉल अपने मोशन में आता है, तो उसे क्या करता है, वह गोलकीपर रोकता है। दैट मीन्स स्टॉप करता है मूविंग ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल है जो मूव हो रहा है और गोलकीपर उसे रोका रहा है। तो दैट मीन्स वह क्या लगाया, यहाँ पे वह फोर्स लगाया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स आपको देख सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ओके, जैसे कि यहाँ पे तीसरा एग्जांपल्स यहाँ पे आप साफ नजर आ रहा है आपको कि जैसे आप साइकिल चलाते हैं, तो आप जो साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हैं, ठीक है, साइकिल चलाते समय। तो आप क्या, कभी मोशन आप कभी स्पीड चलाते हैं और कभी क्या है, कभी स्लो करते हैं। जो डेट मीन्स जितना आप जल्दी फोर्स लगा रहे हैं पैडल पे, जितना ज्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं और जितना जल्दी जल्दी हम फोर्स लगा रहे हैं, मेरा क्या है, स्पीड कम हो, मैंने बढ़ जाता है, कम नहीं बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर ही आपका चौथा एग्जांपल इफेक्ट देख लीजिए कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। जैसे कि यहाँ पर ही आप क्रिकेटर है, जो प्लेयर है, जैसे कि बॉलर जब बॉल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि बॉल जिस डायरेक्शन में आ रहा है तो फोर्स हम लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में बॉल जाएगा, नहीं। यहाँ पर ही जो आपका बैट्समैन है वो बॉल को क्या कर रहा है, आपका बैट से आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि ये बैट को क्या एक डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो बॉल को जिस डायरेक्शन में वह फोर्स लगाएगा बॉल की ओर, बॉल भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यानी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, आप ये बोल सकते हैं। फिर जनरली आपका बहुत ही कॉमन और नेचुरल एग्जांपल जो आप लोग अपने घर में देखते हैं, जैसे कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रोटी बन रहा है, तो ये लोई सॉरी, ये आटा का जो छोटा सा टुकड़ा हम लेके देखें और यहाँ रोटी बना रहे हैं, तो यानी क्या है कि हम बॉल टाइप का एक बना लिए हैं आटा का लोई, जो जो समझिए आप लोग। ठीक है, तो उस टाइप का फिर हम गोल्स को कर रहे हैं, तो इसका यानी शेप और साइज में क्या है, हम चेंजिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा फोर्स और फोर्स से रिलेटेड हमारे इफेक्ट। ठीक है, हाँ, अब आपका हम देखेंगे, ये तो आपको में भी समझ में आ गया होगा, ठीक, कि फोर्स क्या है और उसके इफेक्ट क्या है। ठीक है, अब आपका हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, वहां पे हम आपका देखते हैं कुछ ऐसा, जो यहाँ पे है आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, आप लोग क्लास 8 में भी जान पढ़े हैं कि बैलेंस फोर्स क्या है। मैं आप लोगों को फिर से रिकॉल करा दूं कि इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इफ
both the force are equal, that means अगर आप किसी बॉडी में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ताकि मेरा बॉडी मूव करे, ठीक है, अगर वह दोनों मेरा फोर्स इक्वल होगा, दैट मीन्स वहां पे मेरा क्या है, बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा। अगर इक्वल फोर्स लगेगा तो मेरा बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। कंडीशन इज द फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड फोर्स आर इक्वल, तो रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, दैट मीन्स आपका जो टोटल फोर्स उस बॉडी पे लगेगा वह आपका जीरो होगा। और इस कंडीशन में बॉडी अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, दैट मीन्स उसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो वह उस कंडीशन में उस बॉडी के लिए उसका स्टेट रेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि if two forces act on a body in opposite direction and if both the force are equal, then the resultant force acting on the body is zero. Such forces are called balanced force, ठीक है। balanced force cannot change the state of rest or motion of a body, ठीक। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक तरफ से F1 डायरेक्शन में फोर्स है और एक F2 डायरेक्शन में फोर्स है। दोनों मेरा कैसा फोर्स है, टेंशन है, क्योंकि देखिए फोर्स में अगर हम देखेंगे तो दो टाइप से हम लगा सकते हैं। अगर डायरेक्शन देखा जाए तो एक टेंशन है और एक कंप्रेशन है। कंप्रेशन में अगर हम इसको जैसे कि दोनों तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यह मेरा क्या है, अगर इस टाइप का फोर्स लगा है तो इस बॉडी में क्या हो रहा है, टेंशन, क्योंकि बॉडी को हम क्या करें, खिंचाव आ रहा है। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन हम ऑपोजिट ही रहे, लेकिन अगर हम एरो का डायरेक्शन को चेंज कर दे, जैसे कि आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है, ये भी मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं कि ये मेरा सेम डायरेक्शन में है, नहीं, ये भी मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये F1 है, ये F2 है। देखिए ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑपोजिट है। लेकिन बट इस कंडीशन में ये क्या है, ये आपका कंप्रेशन है, सॉरी, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेंशन फोर्स लग रहा है, इसको हम टेंशन बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन दोनों टेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों आपका क्या है, दोनों आपका बैलेंस फोर्स है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों बैलेंस फोर्स नहीं है, ये दोनों आपका बैलेंस फोर्स है। क्यों, क्योंकि दोनों आपका इक्वल है। यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 टेंशन के केस में भी है और कंप्रेशन के केस में भी आपका F1 इज इक्वल टू F2 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। उसी प्रकार से आपका सेकंड है आपका अनबैलेंस फोर्स। इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर, then the resultant force is not equal to zero. Such forces are called unbalanced force. That means जैसे कि आप लोग रोपिंग का और कोई गेम खेलते हैं कि उधर 4 पर्सन, जैसे 4 पर्सन है, एक रस्सी है, ठीक है, दोनों खींचने वाला है, उधर 4 पर्सन है, इधर 2 पर्सन है, तो जिस तरफ ज्यादा 4 पर्सन है तो 4 पर्सन की तरफ फोर्स क्या है, वो खींच ज्यादा सकता है क्योंकि उसके पास फोर्स ज्यादा है। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया अनबैलेंस फोर्स में कि अनबैलेंस फोर्स में आपका फिगर में दिया कि F1 एक डायरेक्शन में है, F2 एक डायरेक्शन में है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि F1 पे फोर्स ज्यादा लग रहा है क्योंकि इस पे एरो का डायरेक्शन थोड़ा दूर तक दिया हुआ है। अब वैसे भी इंडिकेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है कि F1 इज ग्रेटर देन F2 या F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा तो आपका उस कंडीशन में भी अनबैलेंस फोर्स होगा, ठीक है। तो ये आपका
बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स हुआ। ठीक, अब उसके बाद आपका हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? मैं आपको फिर से बता दूं कि अनबैलेंस फोर्स क्या है। तो अनबैलेंस फोर्स आपका होता है कि इफ two forces act on a body in opposite direction, and if one force is greater than the other, then the resultant force is not equal to zero. Such forces are called unbalanced forces. Unbalanced forces changes the state of rest और द मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये आप लोग सारे जितने स्लाइड हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, या आप लोग जितना भी इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है वो सारा चीज आप लोग अपने कॉपी में, फिजिक्स कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा एकदम टॉपिक वाइज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड आपका कुछ इस प्रकार है। इसमें है हम आपका पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका जैसे कि फ्रिक्शन भी एक टाइप का आपका फोर्स है जो आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसा कि आप लोग की 8 में भी फ्रिक्शन चैप्टर आप लोग का है, तो उसमें आप लोग देखे हैं कि, तो उस आइए हम थोड़ा रिकॉल कर देते हैं आप लोगों को फिर से कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच ओपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस। दैट मींस आपका जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ओपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ओवर द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस के बीच में। फ्रिक्शन हमेशा दो कांटेक्ट बॉडी के बीच में हो, चाहे आपका एक सरफेस हो या एक ऑब्जेक्ट हो या दो ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों के ओपोजिंग जब होता है मोशन का उस अदर ऑब्जेक्ट के साथ, या ऑब्जेक्ट का सरफेस के साथ ओपोजिंग होता है मोशन का, उस कंडीशन में ही हमारा फ्रिक्शन डेवलप होता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का सरफेस के बीच में हमारा फ्रिक्शन डेवलप होगा, तो वह हमारा ऑब्जेक्ट अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा फ्रिक्शन डेवलप होगा, और वह ऑब्जेक्ट के सरफेस, ऑब्जेक्ट का सरफेस और हमारा जो सरफेस ग्राउंड का सरफेस है उस पे लगेगा। दैट मीन्स वहां पे क्यों लगता है, क्योंकि वहां इंटरलॉकिंग होता है, इसलिए इंटरलॉकिंग अगर नहीं होगा तो फ्रिक्शन हमारा डेवलप नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं एग्जांपल्स में मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है कि फ्रिक्शन मेरा कहाँ लग रहा है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा फ्रिक्शन, जो पुशिंग फोर्स यहाँ है, ठीक है, तो मेरा मोशन का डायरेक्शन कैसा है, कुछ इस प्रकार है। तो मेरा फ्रिक्शन कैसा है हमारा, जैसे ये आपका येलो सॉरी ब्लू कलर का है और ये आपका कुछ मतलब पिंक कलर का मुझे शायद लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं, मुझे तो शायद पिंक लग रहा है कि ग्रीन ग्रीन ऐसी कुछ ब्लॉक है। तो देख रहे हैं कि पुशिंग फोर्स जो आपका ब्लू कलर का ब्लॉक है उसका डायरेक्शन आपका इस प्रकार है। तो जिस डायरेक्शन में पुशिंग फोर्स है उसके ही डायरेक्शन में मेरा मोशन, और लेकिन फ्रिक्शन जो है मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और कहाँ लग रहा है, ये जो आपका ब्लू कलर का जो बॉक्स है और ग्रीन कलर का बॉक्स है उन दोनों के बीच में, यानी यहाँ पर ही क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग हो रहा है। दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ फोर्स which oppose the motion of an object over a surface। ठीक है, जस्ट फिर आप यहाँ पे और एक एग्जांपल्स को मैंने यहाँ पे बताया कि a ball rolling on ground gradually slow down and comes to stop due to force of friction। सही बात है, जैसे कि आप यहाँ पर बॉल देख रहे हैं कि ग्राउंड में जब आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल जाता है तो आपका क्या होता है, तो कुछ दूर तक जब तक उसमें मोशन रहता है तब तक वो जाता है, फिर हम देखते हैं कुछ दूर मोशन में जाने के बाद फिर वह रुक जाता है। दैट मीन्स वहां क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण वही स्टॉप हो जाता है बॉल हमारा। ठीक है, फिर आप यहाँ भी देख रहे हैं कि इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसाइकिल इट्स ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू अ स्टॉप ड्यू टू अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि आप प्रीवियस स्लाइड में जैसे इफेक्ट ऑफ फोर्स देख रहे तो मैं आपको बताया था कि फोर्स जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्पीड को बढ़ा देता है। तो यानी पैडल जो हम लोग इंक्रीज करते हैं, जैसे कि फोर्स लगा रहे हैं पैडल को बढ़ाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि स्पीड मेरा
बढ़ जाता है साइकिल का। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर पैडलिंग आपको स्टॉप कर देते हैं ग्रेजुअली, तो हमारा देख रहे हैं कि साइकिल जो है मेरा, बाईसाइकिल जो है मेरा, ग्रेजुअली क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है और ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स के कारण वह स्टॉप हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर ही फ्रिक्शन देखा और उसके दो एग्जांपल्स देखे। ठीक है, मैं आपको और बता दूं इसमें कुछ है, मैंने आपको लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन will continue to move with uniform motion if the force acting on it, pushing force and frictional force are balanced. ठीक है, if an unbalanced force acts on the moving body, then its speed or direction of motion changes. If the unbalanced force is removed, then it will continue to move with the speed it had acquired till end. ठीक है, जो पॉइंट्स है वो सही है। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आपका गैलीलियो एक्सपेरिमेंट है, जो हम देखेंगे। देखिए, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। जैसा कि आप यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन, दो इंक्लाइन प्लेन देख रहे हैं आपका, जैसे कि फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन ये है, ठीक है, सॉरी, जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन ये है, ठीक है, सेकेंड इंक्लाइन प्लेन आप देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले यह बोलता क्या है वो हम समझ लें। ठीक है, जैसे कि मैं आपको वर्बली बता दूं कि अगर इस इंक्लाइन प्लेन से हमारा बॉल अगर इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड जाएगा और ये दोनों इंक्लाइन प्लेन एक दूसरे, तो जितने मोशन में ये जाएगा उसी मोशन के साथ ये यहाँ पे क्या, जैसे जैसे मोशन में एक्चुअली क्या है कि ये डाउन में है, तो हम देख रहे हैं कि स्पीड जो है मेरा वो, यानी वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो अगर इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है मेरा, इंक्रीज करे, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड पोजीशन में। लेकिन यही बॉल अगर इस इंक्लाइन के ऊपर जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा अपवर्ड पोजीशन में है। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन को इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन दोनों कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन, दैट मींस हाइट, जो मैंने आपको यहाँ पे देखे हैं कि यहाँ पे तीन इंक्लाइन प्लेन, आपको लोग को शायद एक लग रहा नहीं, लेकिन यहाँ पे तीन इंक्लाइन प्लेन है। एक फर्स्ट ये वाला है, फिर सेकंड आपका ये वाला इंक्लाइन प्लेन है, फिर आपका थर्ड ये लास्ट है सबसे लंबा इंक्लाइन प्लेन। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइट जो है ग्राउंड सरफेस में मेरा यहाँ पे दोनों कंडीशन में इक्वल है। ठीक है, तो उसी को हम समझेंगे यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा, आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। जैसे कि बोलता है कि व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। मैंने आपको बोला था कि मार्बल्स यानी बॉल हमारा जो है, मार्बल बोलते हैं कंचा, जो कांच का होता है, मार्बल्स आप लोग जानते हैं, या बॉल भी ले सकते हैं। ठीक है, मार्बल से रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड, क्योंकि डाउनवर्ड पोजीशन में है तो स्वाभाविक सी बात है वेलोसिटी में इंक्रीज करेगा। एंड व्हेन इट गोज अप ऑन द सेकंड इंक्लाइन प्लेन इन वेलोसिटी डिक्रीजेस। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपवर्ड पोजीशन में है सेकंड इंक्लाइन प्लेन, यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बोलता है कि इफ द इंक्लिनेशन of the planes are equal then the marble will reach the same height। यानी मेरा इंक्लिनेशन, अगर इसका इंक्लिनेशन फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन और सेकंड इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन अगर मेरा इक्वल होगा तो मेरा मार्बल जो है सेम हाइट पे रीच करेगा। यानी यहाँ से जितने हाइट पे ये से डाउनवर्ड हो रहा है, ऊपर जाके उतने ही हाइट पे होगा। ठीक है, सेम हाइट पे हो, will reach the same height which it roll down। ठीक है, फिर उसके बाद रोल डाउन होता रहेगा। लेकिन if, यदि the inclination of the second plane is decreases, अगर मेरा inclination of the second plane decrease करेगा तो it will travel more distance to reach the original height। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ही हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि ये इस पॉइंट में हमारे देखिए इंक्लिनेशन सेम है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट में हमारा क्या है, इंक्लिनेशन डिक्रीज कर रहा है। इंक्लिनेशन डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस यहाँ से एंगल,
इंक्लिनेशन डिक्रीज यहाँ से एंगल है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इंक्लिनेशन जैसे कि यहाँ से अगर इस प्लेन का एंगल यहाँ से कुछ ऐसा ये बनेगा, ठीक, इसका यहाँ से ऐसा बनेगा, ठीक है, इसका ऐसा बनेगा, यानी तो सबसे ज्यादा इंक्लाइन कौन है, ये वाला पार्ट, क्योंकि एंगल ज्यादा है। तो इसमें क्या है, एंगल कम है, यानी इंक्लिनेशन ये आपका कम पड़ गया। फिर ये आपका क्या है, इंक्लिनेशन कम पड़ गया, किससे से कम है। तो वही यहाँ पे बोलता है कि आपका कहा गया, हाँ, कि इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सेकेंड प्लेन इज डिक्रीजेस इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस। सही बात है, देखिए मोर डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपका यहाँ पे, देखिए ये जो है यहाँ से, मतलब कि देखिए मोर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, यहाँ से जैसे कि यहाँ से ये गया, लेकिन मोर डिस्टेंस यहाँ से, जैसे कि अगर ये इस पे रहता तो आप सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे आता बॉल मेरा, मार्बल नहीं, लेकिन क्योंकि इंक्लिनेशन मेरा क्या है, कम है, इंक्लिनेशन कम है, तो मेरा क्या है, मार्बल्स यहाँ पे ट्रेवल्स नहीं किया है, तो मोर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, टू रीच द ओरिजिनल हाइट। दैट मीन्स ये है हमारा जो हाइट, यहाँ से ये जो आपका हाइट है, ठीक है, वहां से ही इसका भी हाइट हमारा सेम है, ये h सेम है, ओरिजिनल हाइट। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सेकेंड प्लेन is made horizontal, the marble will travel forever trying to reach the same height, and an unbalanced force is required to change the motion of the marble, but no force, sorry, huh, but no force is needed to sustain the uniform motion of the marble। यही आपका इंक्लिनेशन का पार्ट था, ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक। ये तो यही आपका गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था मोशन के बारे में। दैट मीन्स आप लोग ये जान लिए कि आपका इंक्लिनेशन अगर आपका सेम है, ठीक है, तो जिस हाइट से हमारा बॉडी मैंने मार्बल से रोल करना स्टार्ट किया है उसी हाइट पे रीच करेगा। लेकिन अगर आपका इंक्लिनेशन आपका कम हो जाता है तो वह ऐसा नहीं है कि कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वह मोर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और आपका जो हाइट जो है वह सेम रहेगा। तो सेम कंडीशन आपका तीनों में है, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम आपका फिनिश करते हैं। हम अगला लेक्चर में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। आप लोग तब तक इस पे सारे चीज वीडियो को आप अच्छे से देखिए, और किसी प्रकार का भी कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, आप लोग को ऑल द बेस्ट। चलिए।